आज के लीगल टॉपिक में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत जो संपत्ति के अंतरण की परिभाषा दी गई है उसकी चर्चा करेंगे। संपत्ति अंतरण अधिनियम द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अध्याय 2 में एक टॉपिक है पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति अंतरण के विषय में। इसके अंतर्गत धारा 5 में संपत्ति के अंतरण की परिभाषा दी गई है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 5 में संपत्ति अंतरण को परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि नंबर 1 पॉइंट, जब कोई जीवित व्यक्ति, नंबर 2 पॉइंट, किसी दूसरे जीवित व्यक्ति को या स्वयं को, नंबर 3 पॉइंट, किसी वर्तमान संपत्ति का, नंबर 4 पॉइंट, वर्तमान या भविष्य में अधिकार अंतरित करता है, नंबर 5 पॉइंट, तो उसे संपत्ति अंतरण कहा जाता है। उपरोक्त परिभाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संपत्ति अंतरण तब माना जाता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी हों। नंबर 1 पॉइंट की हेडिंग है कोई जीवित व्यक्ति, एनी लिविंग पर्सन। जो व्यक्ति संपत्ति को अंतरित करता है उसे अंतरणकर्ता कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवित तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ स्वस्थ मस्तिष्क, वयस्क और उस संपत्ति के अंतरण के लिए अधिकृत भी होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अंतरणकर्ता को संपत्ति को अंतरित करने के लिए सक्षम होना चाहिए। व्यक्ति के अंतर्गत नैसर्गिक व्यक्ति और विधिक व्यक्ति दोनों आते हैं। नैसर्गिक व्यक्ति में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें प्रकृति ने पैदा किया है, जैसे मानव प्राणी। जब नैसर्गिक व्यक्ति किसी संपत्ति को अंतरित करना चाहता है तो उसे वयस्क, स्वस्थ मस्तिष्क और अधिकृत होना चाहिए। इसके अलावा विधिक व्यक्तियों को हमेशा वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का माना जाता है, क्योंकि इन्हें धारण करने वाले लोग स्वस्थ मस्तिष्क एवं वयस्क होते हैं, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, कोई पंजीकृत कंपनी, अस्पताल आदि। विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। जब कोई विधिक व्यक्ति की संपत्ति को अंतरित करना चाहता है तो आवश्यकता केवल इस बात की होती है कि जिस समय वह संपत्ति को अंतरित कर रहा है उस समय वह उस संपत्ति का अंतरण करने के लिए प्राधिकृत होना चाहिए। नंबर 2 की दूसरी हेडिंग है किसी दूसरे व्यक्ति या स्वयं को, एनी अदर पर्सन और सेल्फ। जिस व्यक्ति को संपत्ति अंतरित की जाती है उसे अंतरिती कहा जाता है। अंतरिती को भी सक्षम होना चाहिए। यदि अंतरिती नैसर्गिक व्यक्ति है तो उसकी सक्षमता यही है कि उसे केवल जीवित होना चाहिए। यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क और वयस्क है तो बेहतर है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह अंतरण को स्वयं स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा यदि वह स्वस्थ मस्तिष्क एवं वयस्क नहीं है बल्कि केवल जीवित है तो भी उसके पक्ष में किया गया अंतरण वैध होगा, क्योंकि ऐसे में अंतरण को उसकी ओर से उसका संरक्षक स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी अवयस्क, पागल, विवश व्यक्ति आदि के पक्ष में भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, अर्थात इन्हें भी सक्षम अंतरिती माना जाता है। इतना ही नहीं, एक गर्भस्थ शिशु भी सक्षम अंतरिती होता है, अर्थात उसके पक्ष में भी अंतरण किया जा सकता है। किंतु ध्यान देने की बात यह है कि गर्भस्थ शिशु को किए गए संपत्ति अंतरण में उसका हित समाश्रित होता है, अर्थात यदि गर्भस्थ शिशु जीवित पैदा होगा तो अंतरित की गई संपत्ति उसे मिल जाएगी, और यदि वह जीवित पैदा नहीं होगा तो अंतरित की गई संपत्ति उसे नहीं मिलेगी, और यदि वह एक क्षण के लिए भी जीवित पैदा होकर मर जाता है तो अंतरित संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों को मिल जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि जिस प्रकार से अंतरणकर्ता नैसर्गिक व्यक्ति या विधिक व्यक्ति दोनों हो सकता है, उसी प्रकार से अंतरिती भी नैसर्गिक व्यक्ति एवं विधिक व्यक्ति दोनों हो सकता है। एक नोट करने वाली बात यह है कि धारा 5 में यह भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपनी किसी संपत्ति को अपने ही पक्ष में अंतरित कर सकता है, अर्थात एक ही व्यक्ति अंतरणकर्ता और अंतरिती दोनों हो सकता है, किंतु आवश्यक यह है कि ऐसे में उसकी हैसियत अर्थात कैपेसिटी बदल जाए। जैसे
उदाहरण देख लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कुलपति यदि अपने मकान को इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दान कर देता है तो भी यह दान वैध होगा, क्योंकि इसमें वही दाता अर्थात डोनर और अदाता डोनी दोनों हैं। दाता वह इसलिए है कि वह उस मकान का स्वामी है, और अदाता वह इसलिए है कि वह विश्वविद्यालय की ओर से उस दान को स्वीकार कर रहा है। नंबर 3 पॉइंट की हेडिंग है वर्तमान संपत्ति या अस्तित्ववान संपत्ति या निश्चित संपत्ति, जिसे हम प्रेजेंट प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वैध संपत्ति अंतरण के लिए यह भी आवश्यक है कि वर्तमान संपत्ति का अंतरण किया जाए, अर्थात जिस समय उस संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है उस समय उसे अस्तित्व में होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि उसे भविष्य की संपत्ति नहीं होना चाहिए। यदि भविष्य की संपत्ति का अंतरण किया जाएगा तो वह अंतरण प्रारंभतः शून्य हो जाएगा, अर्थात शुरू से ही शून्य हो जाएगा। अर्थात यदि बाद में वह संपत्ति अंतरणकर्ता को मिल भी गई तो भी अंतरिती को नहीं मिलेगी। इस नियम का उद्देश्य यह है कि संपत्ति अंतरण में अनिश्चितता न आए। इसमें एक वाद आया था, इसे देख लेते हैं। मेटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि भावी संपत्ति का अंतरण प्रारंभतः शून्य होता है, अर्थात यदि बाद में वह संपत्ति अंतरणकर्ता को मिल भी गई तो भी अंतरिती को नहीं मिलेगी। जहाँ तक संपत्तियों का प्रश्न है, चल अचल मूर्त अमूर्त आदि किसी भी प्रकार की संपत्ति का अंतरण हो सकता है। नंबर 4 पॉइंट की हेडिंग है अधिकार का अंतरण, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ राइट। वैध संपत्ति का अंतरण तब माना जाता है जब अंतरणकर्ता कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे अंतरिती को उस संपत्ति में कोई नया हित मिल जाए, जैसे किसी संपत्ति को बेच देना या दान कर देना या किराए पर दे देना या विनिमय कर देना या बंधक में दे देना आदि। अंतरिती के पक्ष में एक नया अधिकार सर्जित हो जाता है, इसलिए कहा जाता है कि यह समव्यवहार संपत्ति अंतरण है। वर्तमान या भविष्य में अधिकार का अंतरण किसे कहते हैं देख लेते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अधिकार का अंतरण चाहे तुरंत कर दिया जाए या भविष्य में करने को कहा जाए, दोनों ही स्थितियों में संपत्ति का अंतरण वैध होता है, किंतु आवश्यक यह है कि अंतरण की घोषणा के समय अंतरणीय संपत्ति अवश्य मौजूद हो। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी साइकिल दान में दे रहा हूँ, तो यह अंतरण वर्तमान है और वैध है। इसके अलावा यदि ए बी से यह कहे कि जब तुम 15 वर्ष के हो जाओगे तो मैं तुम्हें यह साइकिल दान में दे दूँगा, यह अंतरण भी वैध है। यह अंतरण भविष्यकालीन अंतरण कहा जाता है। एक वाद आया था, उसे देख लेते हैं। बाबूलाल बनाम हजारी लाल, 1982 उच्चतम न्यायालय। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जिस संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है उस संपत्ति को अंतरण के समय अस्तित्व में होना चाहिए। यदि उस संपत्ति को अंतरिती के पक्ष में तुरंत दे दिया जा रहा है या भविष्य में दे देने के लिए कहा जा रहा है तो दोनों ही परिस्थितियों में अंतरण वैध होता है।